हेलो बच्चों, आज हम लोग URTS 2 का पेपर नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर रेजोनेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड देन दिस फ्रीक्वेंसी इज। तो मान लो मैंने nth फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक, NV ओपन पाइप है, तो 2L बराबर FK होगा। N हमको निकालना है यार, ये 330 है, लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो 33/100 और ये हमारा 100 है। तो यहां से बताओ बच्चों, ये 10 हुआ, N बराबर 10 से ये 10 हुआ, N बराबर हो गया हमारा यहां पर 2। आंसर देख लीजिए भाई, 33 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। या चाहो तो आप ऐसे लिख लो, N बराबर F2L/V। F हो गया 100, सॉरी 1000, ये 1000 बेटा, राइट। और यहां पर अगर मैं बात करूं, हमको n निकालना है, तो n बराबर f हो गया 1000, 2L बताओ कितना है, 33/100 और v हो गया 330। यहाँ पे देखो जरा, ये 10 आ रहा है, 10 और 1000 खत्म, 2 आ गया, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया बेटा 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। Which of the following statements are true for wave motion? Simple है, mechanical transverse wave can propagate through solid only, right? जो मैकेनिकल वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, वो केवल सॉलिड में प्रोपगेट करती है, जिनमें मैकेनिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में, ए बॉडी फ्लोट्स, एक ही बॉडी है, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड, यानी सबमर्ज्ड वॉल्यूम पहली बार में 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम है, और अगली बार 3/4 ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड, तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम है, वी टोटल है, राइट। तो यहां पे बताओ, हम लिखेंगे कि बॉडी के mg को वाइंसी ने बैलेंस करा होगा, तो बॉडी का mg बराबर वाइंसी हो जाएगा डेंसिटी लिक्विड वॉल्यूम समर्ज्ड 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम इनटू g, ठीक है। अगली बार उसी बॉडी के mg को दूसरा लिक्विड की डेंसिटी 2/3 की जगह अब बताओ 1/4 है, तो ये 1/4 टोटल वॉल्यूम इनटू g है। तो दोनों mg बराबर कर दो बेटा, रो L 2/3 टोटल वॉल्यूम इनटू g बराबर रो डैश नए लिक्विड की डेंसिटी 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम इनटू g। तो यहां से बताओ Vg कैंसिल, तो यहां से रो लिक्विड नई डेंसिटी 8/3 ऑफ अनदर लिक्विड। तो नए लिक्विड की डेंसिटी जो आ रही है, वो पहले वाले लिक्विड की डेंसिटी का 8/3 टाइम्स, थर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में जब इस ट्यूब को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो भाई यहां पर एक तरफ हाइट कम, एक तरफ हाइट ज्यादा, तो ये जो एंगल आता था फ्री सरफेस का tan थीटा, ये आता था A/G, और यही tan थीटा इस ट्रायंगल में है H/L। तो यहां से बताओ जरा, H की वैल्यू आ गई AL/G, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कंजर्वेशन, तो इधर से लिक्विड का इनकमिंग रेट A इंटू V1, आउट गोइंग रेट AB2 1.5 इंटू V3 जो है वो V है। A पूरे से कट गया, 1.5 A है बेटा, A पूरे से कट गया,
तो V1 बराबर V2 प्लस 1.5 V1 3 है, V2 1.5 है, ये 1.5 B। तो यहाँ से 1.5 बराबर 1.5 B, तो V आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का है, लॉ ऑफ वॉल्यूम कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड का है। जितना लिक्विड की क्वांटिटी पर सेकेंड यहाँ से आएगी उतनी ही पर सेकेंड दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द डायग्राम शोज ए वेंचुरीमीटर थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग, द स्पीड ऑफ वाटर एट x, यहाँ पे स्पीड दी गई हमको 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ वाटर एट y, यहाँ पे निकालनी है हमको स्पीड, यहाँ पे ये y है, यहाँ पे निकालनी है। तो यार एक बार बताओ, एकदम सिंपल है, यहाँ पे स्पीड v मान ली, यहाँ पे हमको v1 पता है, ये v2 है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों पॉइंट पर बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं। 1 पॉइंट का प्रेशर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लेवल सेम है, 0 हो गया, काइनेटिक हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ का प्रेशर P2 और ये हो गया हाफ रो B2 का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हाफ रो B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर बराबर आ गया P2 माइनस P1, या मैं कहूँ P1 माइनस P2 कर लो, बराबर P1 माइनस P2 बराबर, यहाँ पर आ गया हाफ रो कॉमन ले लो, B2 स्क्वायर निकालना है माइनस B1 स्क्वायर हमको पता है। राइट, ये बता बेटा क्या, ये रो GH है, ये रो GH, इनकी प्रेशर का डिफरेंस रो GH बराबर हाफ रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। रो से रो गया, G की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हाइट 5.1 mm है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे बेटा B2 स्क्वायर निकालना है माइनस B1 स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ से काटो, 10 गया 100 बचा, 510 प्लस 4 B2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स ध्यान से देखिए जरा। यस, रो कटा, ये 2 यहाँ पे छूट रहा है, तो इसमें पूरे में बेटा 2 ही आएगा, ये वाला 2, ये 2, ठीक है। तो ये 514 गुणे 2 1028 का रूट आएगा, ये आएगा B2, और ये लगभग 32 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा बच्चों। सेकंड आंसर, सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लो भाई, 2 रॉड है, उनकी लेंथ का डिफरेंस L1 माइनस L2 कांस्टेंट है। तो यार ये तभी हो सकता है जब डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 हो, यानी एक रॉड में जितना एक्सपेंशन हो दूसरी रॉड भी उतना ही एक्सपेंड कर जाए, तो उनका जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो L1 अल्फा 1 डेल्टा T बराबर हो जाए L2 अल्फा 2 डेल्टा T। तो यहाँ से आ गया L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2, तो यहाँ से आ गया L1 अपॉन L2 बराबर अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। सेकेंड आंसर बेटे, 7 नंबर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट का ट्रांसफर और करंट का ट्रांसफर होता है। थिन कॉपर ऑफ लेंथ L increases in length by 1% if then copper plate of area, एरिया का फंक्शन बेटा 2L इंटू L है, A बराबर हो गया 2L स्क्वायर। तो यहाँ पे जरा अगर मैं एरर मेथड लगा दूं तो डेल्टा A बाई A इंटू 100 हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा L बाई L इंटू 100। याद है ना ये कैसे करते थे हम लोग, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग A लॉग 2 प्लस 2 लॉग L, डिफरेंशिएट कर देते थे।
तो 1/a/dA/dt ये तो 0 हो गया, 2/L/dL/dt। अब समझ गए होगे, अब इसके आगे नहीं बताना, यहाँ आ जाइए। ये दिया हमको 1%, तो बताओ एरिया में परसेंटेज चेंज आ गया बेटा 2%, आंसर 2%, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहा हूं। लो भाई, हमको इस जंक्शन पर थीटा मान लिया मैंने, यहाँ जंक्शन का टेम्परेचर थीटा। कंडक्टिविटी देखो, सिल्वर की 11 टाइम्स ऑफ आयरन, इसका के मान लें तो इसका 11 के हो गया, ठीक है। बाकी डायमेंशन सेम है सब कुछ, राइट, बाकी सब कुछ सेम है। तो बताओ यहाँ पे यहाँ लगाएं अगर हम, हीट का कंडक्शन हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हीट का कंडक्शन बच्चों हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी 100 से थीटा की तरफ और थीटा से 0 की तरफ, तो 100 माइनस थीटा अपॉन आर एफ ई का और थीटा माइनस 0 अपॉन आर ए जी का, ये आएगा। यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, तो 100 माइनस थीटा अपॉन आर एफ ई 1 अपॉन के एफ ई एल बाई ए, और यहाँ पे थीटा माइनस 0 अपॉन 1/11 के एल बाई ए, एल बाई ए कट गया, यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ 100 माइनस थीटा बराबर 11 थीटा, और यहाँ पर 11 के था, राइट, तो के कट गया बेटा, तो 100 बराबर 12 थीटा। तो जंक्शन का टेम्परेचर आ गया 100 अपॉन 12, 50/6, 25/3, 8.3 डिग्री सेल्सियस, आंसर, राइट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ने जा रहा हूं, आगे बढ़ने जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 11 नंबर क्या ना, पहली प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो बताओ आइसोथर्मल का पी वी बराबर कांस्टेंट होता है, P प्रोपोर्शनल 1/V होता है, यानी Y प्रोपोर्शनल टू 1/X होता है। Y प्रोपोर्शनल टू 1/X का ग्राफ यहाँ पर हाइपरबोलिक ऐसे होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक। ये दोनों तो बेकार हो गए, देखो भाई, और वॉल्यूम एक्सपेंशन है V से 3V, तो ध्यान से देखो, ये V है यहाँ पर और ये 3V है, ठीक। एंड वॉल्यूम रिड्यूस 3V टू V एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर ये 3V से V कांस्टेंट प्रेशर पे लौट के आया, ये P है और ये V है, ये ग्राफ होगा, यानी आंसर सेकंड होगा बेटा, सेकंड, राइट। 11 का सेकंड। 12 नंबर, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 एंड H2, रेशियो ऑफ RMS स्पीड, बताओ V RMS का फॉर्मूला √3RT/m, केवल मॉलिक्यूलर मास का फर्क है, तो H2 अपॉन O2, तो ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, तो यह आएगा रूट के अंदर 32/2 यानी 4, तो H2 का RMS स्पीड O2 की RMS स्पीड का 4 गुना, 4 टाइम्स ऑफ O2 का, राइट। तो आंसर है 1:, या VH2 अपॉन VO2 पूछा है, तो ये बेटा 4:1 हो गया, आंसर 4:1, राइट। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू स्फीयर ऑफ सेम सब्सटेंस हैव डायमीटर इन द रेशियो, यानी ये रेडियस का रेशियो हो गया 1:2, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो हो गया R1 क्यूब R2 का क्यूब 1:8, तो इनकी हीट कैपेसिटी का रेशियो MS1 MS2,
अच्छा दोनों का मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट तो सेम हो गई, तो ये तो कटा m1 अपॉन m2, और m1 अपॉन m2 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, तो ये वॉल्यूम के रेशियो का ही आंसर होगा 1/8। 1/8 बेटा आंसर आएगा हीट कैपेसिटी का। क्वेश्चन पढ़ लो, हीट कैपेसिटी क्या होता था? हीट कैपेसिटी पूरे m मास के लिए डिफाइन करते थे कि पूरी क्वांटिटी के m मास को 1 केल्विन अगर गर्म करना है तो हीट कैपेसिटी ms होती थी, राइट? ये हमारा आंसर। अब आते हैं 14 नंबर। लो भाई, वाटर का एनोमलस बिहेवियर होता है, याद है? तो वाटर का डेंसिटी टेम्परेचर के साथ पहले 0 से 4 डिग्री में बढ़ता है फिर घटता है, और 4 डिग्री टेम्परेचर ऐसा होता था जहां डेंसिटी मैक्सिमम होती थी। आंसर फोर्थ होगा, राइट? 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। The variation of temperature of a material as heat is given to it at constant rate is given in the figure. Material is in solid, यहाँ पे देखो solid है। Then state of the material at point P, तो ध्यान दो बेटा, पहले O से A तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ तक ये सॉलिड ही रहा, A पर सॉलिड, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया। अब A से B फेज चेंज हुआ, तो बताओ P पॉइंट बीच में कहीं है, तो P जो है उसमें कुछ सॉलिड भी होगा और कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो आंसर हो जाएगा P पे सॉलिड प्लस लिक्विड, तो अगर B पे कहते तो पूरा लिक्विड हो जाता आंसर, राइट? B पे पूरा लिक्विड होता। और फिर बताओ B से C में लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता और C पे जाकर के वो लिक्विड ही रहता हाई टेम्परेचर पे, फिर वो यहाँ पे गैस में कन्वर्ट करता, वेपर में कन्वर्ट होता और फेज चेंज करता, राइट? तो चलिए, ये हो गया हमारा 15 नंबर। इसके आगे के क्वेश्चन बेटा आकाश सर और राहुल सर करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपसे कहा गया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp by Cv इक्वल टू गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n इज गिवन बाय। तो यार Cv आप लिखते हो n R/2, ठीक है, और Cp लिखते हो क्या? Cv प्लस R। तो बताओ Cp है Cv प्लस R, तो Cv हो जाएगा क्या? n R/2 प्लस R, यानी हो गया n प्लस 2 इंटू R/2। गामा है Cp बाई Cv, तो बताओ गामा जब Cp बाई Cv है तो गामा हो गया क्या? n प्लस 2 R/2 अपॉन Cv हो गया क्या? n R/2, ठीक? तो बताओ ये कैंसिल, तो ये बच्चा 1 प्लस 2yn, राइट? यानी ऑप्शन हो गया तुम्हारा दूसरा। ओके, बताएं भाई इसके बाद। आपसे कहा गया गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस until the volume is again reduced to half, then compressing the gas isothermally will require more work to be done। यार देख लो इसका ग्राफ, अगर कंप्रेशन बनाते हो तो बताओ, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम V1 थी, फाइनल V2। अगर आइसोथर्मली जाओगे V1 से V2 की तरफ, तो बताओ ग्राफ ऐसा आएगा, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ेगा। क्या बताएं, जब एडियाबैटिक ग्राफ बनाते हो तो ये ऐसा जाता है, एडियाबैटिक में स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा। तो बताओ, और ऐसा इसलिए भी होता है कि यहाँ वॉल्यूम घटने की दो वजह होंगी, कि आप एक तो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं क्योंकि डेल्टा क्यू यहाँ पे 0 होता था, तो डेल्टा क्यू 0 होने के कारण बताइए, जब आप गैस को, कूल गैस को जब आप कंप्रेस करेंगे तो W इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाई गैस नेगेटिव, तो डेल्टा यू पॉजिटिव, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने के कारण भी प्रेशर बढ़ेगा, साथ ही साथ वॉल्यूम के कम होने के कारण भी प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ प्रेशर बढ़ने की दो वजह होंगी। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि अगर मैंने पीवी ग्राफ बनाया है
तो इस पीवी ग्राफ का जो एरिया है वो ऑब्वियसली एडियाबैटिक के लिए ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल, राइट। तो बताओ आप कह सकते हैं कि एडियाबैटिक के केस में वर्क ज्यादा होगा और आइसोथर्मल के केस में कम, ठीक। तो ऑप्शन हो गया दूसरा। 18 कह रहे हैं वाटर इज फिल्ड इन अ फिक्स्ड कंटेनर फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 13 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। अ स्नाइपर फायर्स एंड मेक्स अ स्मॉल होल इन द साइड एट अ हाइट ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द वाटर जेट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट x मीटर फ्रॉम द कंटेनर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो r इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h इंटू कैपिटल H माइनस h, जहां पे कैपिटल H होती थी टोटल हाइट और स्मॉल h होती थी ऑरिफिस की हाइट। तो बताओ ये हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ स्मॉल h ऑरिफिस की हाइट, ठीक है। तो ऑरिफिस से ग्राउंड की हाइट ये 9 है और टोटल हाइट थी 13 माइनस 9, तो ये आ गया हमारे पास 12, राइट। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास तीसरा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं एट व्हाट टेम्परेचर डज द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल इक्वलाइज, ठीक। तो यार एक बात बताओ, ये यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट होता था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट होता था थर्मोमेट्री में। अगर हम सेल्सियस की बात करते थे तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस और इसको 100 डिग्री सेल्सियस, और जब फ़ारेनहाइट की बात करते थे तो इसी को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट घोषित कर देते थे, राइट। तो बताओ हमने यहाँ पे रिलेशन बताया था कि अगर दोनों में टेम्परेचर की रीडिंग सेम है तो बताओ लिखते थे क्या? x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मान लो कोई स्केल में सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लिखते थे डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट जो कि यहाँ 0 होता था अपॉन 100 माइनस 0 जो कि फ्रीजिंग पॉइंट था, ठीक। तो बताओ अगर तुम्हें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में कह रहे हैं दोनों में रीडिंग सेम हो तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ भी वैल्यू x, यहाँ भी वैल्यू x, तो x माइनस 0 अपॉन 100 इक्वल टू यहाँ आएगा क्या? x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 जो कि हो गया 180, ठीक। तो बताओ ये हो गया 9, ये हो गया 5, तो ये बन गया तुम्हारे पास 9x इक्वल टू 5x माइनस ये हो गया 32 इंटू 5 विच इज 160, तो 4x इक्वल टू हो गया 32 इंटू 5। तो बताओ x की वैल्यू आ गई 40, वो भी माइनस का, ठीक। तो बताओ ये हो गया माइनस का 40 डिग्री, ठीक। बताएं भाई इसके बाद कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास m is suspended from a wire of mass m and length L. Find the stress in wire at a distance 3L/4 from the upper end, ठीक। तो बताओ यहाँ नीचे लगा mg, ये कैपिटल M मास है, और जो तुम्हारे पास वायर है इसका मास स्मॉल है। क्या बताइए अपर एंड से कितनी दूरी? 3L/4, तो लोअर एंड से हो गई कितनी? L/4। तो बताओ लोअर एंड से अगर L/4 है तो बताओ यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी इस स्ट्रिंग का मास होगा स्मॉल m/4, और बताओ नीचे जो है साथ में ये कैपिटल M लगा ही हुआ है, तो यहाँ नीचे लगा क्या? स्मॉल m/4 प्लस कैपिटल M इंटू जी, और इसी के कारण यहाँ पे टेंशन आएगा। तो T इक्वल टू हो गया स्मॉल m/4 प्लस कैपिटल M इंटू जी, और बताइए T/A ही होगा क्या? स्ट्रेन। ये आ गया स्ट्रेन, राइट। तो बताओ स्ट्रेन आ गया तुम्हारे पास क्या? तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा आंसर होता हुआ, ठीक। बताएं भाई अगला सवाल। An aeroplane of mass 3 into 10 to the power 4 kg in total wing area to 120 meter square is in a level flight at some height. The difference in pressure between the upper and lower surface of its wing in kilopascal is. तो बताओ प्रेशर डिफरेंस पूछा गया, क्या बताओ? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, यही तो mg को बैलेंस करता है। तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया कितना हुआ भाई? 120, ठीक, इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू 10 mg, ठीक है। ये है, तो बताइए जब आपने डेल्टा पी निकाला
तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या 300 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 120। ठीक, तो बताओ ये हो गया तुम्हारे पास 6 से काटें तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 5/2 इंटू 10 की पावर 3, राइट। तो ये आ गया तुम्हारे पास 2.5 किलो पास्कल, यानी हो गया तुम्हारे पास कितना पहला, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। टेकिंग g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल वुड बी नियरली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल पूछा गया है। स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर प्रेजेंट नियर द बॉटम। ठीक, तो बताओ यहां से पानी निकल रहा होगा, आपसे कहा गया जो पानी का लेवल है, जो वाटर का लेवल है वो कितना है 2 मीटर। ठीक है, v इक्वल टू हो गया क्या √2gh, तो √2 g की वैल्यू 10 और हाइट भी कितनी 2, तो ये हो गया कितना √40, यानी कि 2√10। ठीक, ये आ गई वेलोसिटी। तुमसे पूछा गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो Q इक्वल टू A.V। ठीक, एरिया बताएं 2 mm स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। इंटू बताइए, ये हो गया 2 इंटू 3.14 √10। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास ये हो गया कितना 3.14 6.28 इंटू 2, तो 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारे पास 12.6 12.5 ये आता। ठीक है, तो 12.6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बताए ऑप्शन हो गया तुम्हारा पहला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं रबर वायर ऑफ length L is suspended from roof. If density of rubber is rho and Young's modulus of rubber is y, then elongation produced in wire due to own weight will be। वायर के खुद के वेट के कारण जो एलोंगेशन आता था, ये वायर है, mg नीचे लगा हुआ है। तो मैंने इसे याद करने का तरीका भी आपको बताया था कि जो वायर है, हालांकि हम निकालते थे इंटीग्रेशन करके, वायर है उसको सेंटर ऑफ मास पे मान लो, तो इस केस में डेल्टा एल आ जाता था mg l अपॉन 2ay। ठीक, तो बताओ m की वैल्यू रख देंगे, तो हो जाता था क्या रो इंटू एरिया इंटू लेंथ इंटू जी इंटू एल वाई 2ay। तो बताओ a से a गया, तो ये हो गया रो l स्क्वायर जी वाई 2y। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारे पास दूसरा। तो बता ये हो गया तुम्हारे पास दूसरा। इसके बाद 24 कह रहे हैं स्मॉल स्टील बॉल ऑफ mass 7 radius r is falling under gravity through a viscous liquid of coefficient of viscosity eta. If g is the value of acceleration due to gravity, then terminal velocity of the ball is proportional to, ignore buoyancy, buoyancy को आपको इग्नोर करना है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज प्रोपोर्शनल टू। तो बताओ जब बॉल टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा तो फ्लूइड में नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा यहाँ पे विस्कस फोर्स, ऑब्वियसली कांटेक्ट फोर्स है तो यहाँ लगा होगा। ठीक, तो बताओ ये जो विस्कस फोर्स है इसको हम लिखते थे 6 पाई ईटा आर वी। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो बताओ एफ वी जो है वो mg के बराबर होगा। ठीक, तो एफ वी क्या लिखा तुमने 6 पाई ईटा आर वी इक्वल टू m इंटू जी। तुमसे क्या पूछा गया, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो बताओ टर्मिनल वेलोसिटी आ गई mg बाई 6 पाई ईटा आर वी। ठीक, mg बाई 6 पाई ईटा आर, तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए mg बाई आर के, और साथ में ईटा भी आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो mg बाई आर ईटा, तो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन हुआ तुम्हारा चौथा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फीयर इज V if total pressure on this sphere becomes 5 P नॉट। ठीक भाई, P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P टोटल जो है वो है अगर 5 P नॉट, ठीक है, तो बताओ डेल्टा P जो है वो कितना आएगा। तो आपने कहा डेल्टा P हुआ 5 P नॉट, तो एक्चुअल प्रेशर था माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी था P नॉट, तो बताओ तो 5 P नॉट माइनस P नॉट ये बन गया कितना 4 P नॉट। ठीक, बल्क मॉडुलस क्या लिखते थे, डेल्टा P माइनस टाइम्स अपॉन डेल्टा V बाई V, तो डेल्टा V बाई V आ गया तुम्हारे पास माइनस ऑफ डेल्टा P अपॉन बल्क मॉडुलस, तो हो गया माइनस ऑफ 4 P नॉट अपॉन बल्क मॉडुलस। ठीक, क्या बताओ ये आया डेल्टा V बाई V। अब बताओ V इक्वल टू, क्योंकि तुम लिखते हो 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर है, तो बताओ r की पावर 3 पे डिपेंडेंट, तो एरर अगर हम लगाएंगे तो डेल्टा V बाई V इज नथिंग बट 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r। ठीक, तो लगा दो, तो बताओ ये लगा दिया अपन ने 3 टाइम्स डेल्टा r बाई r इक्वल टू माइनस का 4 P नॉट बाई B, तो डेल्टा r बाई r आ गया 4 P नॉट बाई 3B। ये हो गया क्या चौथा, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन ए सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड द थिन सोप फिल्म फॉर्म बिटवीन द वायर एंड द लाइट slider supports a weight of 1.5 into 10 power minus 2 Newton, which includes the small weight of slider. The length of slider is 30 centimeter. What is surface tension of film? फिल्म की सरफेस टेंशन पूछी गई है, तो बताओ कुछ इस तरह से ये स्लाइडर लगा हुआ है और यहाँ पे एक फिल्म लगी हुई है, और इस फिल्म ने बताओ यहाँ पे ये स्लाइडर लगा हुआ, नीचे m मास को बैलेंस किया हुआ है। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे आप, तो नीचे लगा mg, ऊपर लगेगा सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि फिल्म है तो इंटरेक्शन के दो सरफेसेस, तो फोर्स लगेगा 2t इंटू एल जो कि बैलेंस करेगा mg को। ठीक, लेंथ कितनी है भाई, तो आपको दिया हुआ है कि जो स्लाइडर की लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू t इंटू 30, ठीक, बाई 100 इक्वल टू mg, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, और वेट तुम्हें दिया हुआ है सीधे सीधे 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये तो निकल लिए, और बताओ जब ये निकल लिए तो ये तुम्हारा ये 20 हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 1/14। ठीक है, यानी ये आ गया क्या 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा चौथा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं एयर बबल ऑफ रेडियस आर इन वाटर एट अ डेप्थ h बिलो दी वाटर सरफेस एट सम इंस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर if P is the atmospheric pressure and D and T are the density and surface tension of water respectively, the pressure inside the bubble will be, देखें आपसे कहा गया यहाँ पे ये बबल है जिसकी रेडियस r है, ठीक है, और P is the pressure, ये h डेप्थ नीचे है, ठीक है, तो अगर ये h डेप्थ नीचे है ये बबल, तो बताओ यहाँ प्रेशर था P नॉट या P, तो आप यहाँ पे प्रेशर लिखें, टोटल अंदर लिखना है, तो बताओ डेल्टा P इक्वल टू लिखते हो इसके लिए 2T/R, यानी P इन P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स, यानी अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ ये P2 ये P1, तो हम लिखते हैं P2 माइनस P1 इक्वल टू कितना 2T/R, राइट। यहाँ पे रेडियस ऑफ बबल r है तो 2T/R, एयर बबल है सो बबल नहीं, ठीक है, तो बताओ P2 माइनस P1 लिखा गया क्या 2T/R, P2 कितना निकालना है, P1 कितना, तो आपने कहा यहाँ पे प्रेशर था P, नीचे गए तो रो जी H, तो ये हो गया P प्लस रो जी H, ठीक, इक्वल टू 2T/R। रो यहाँ कितना दे रखा है, तो आपने कहा सर रो तो दिया हुआ है डेंसिटी D, तो ये हो गया P प्लस
डेंसिटी डी जी एच, ठीक। तो P2 की वैल्यू आ गई P प्लस डी जी एच प्लस 2T/R। यानी बताइए ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास, ऑप्शन हो गया तुम्हारे पास दूसरा, राइट। ऑप्शन हो गया दूसरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग द क्लॉथ्स बिकॉज, भाई जो भी सरफेस पे तुम सोप लगाओगे, जिस पे लिक्विड पे या जिस पे भी तुम स्लोप लगाओगे, उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो वहां सरफेस टेंशन जब कम हो जाएगा तो वो सरफेस को आसानी से छोड़ सकता है। तो लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ये सरफेस टेंशन को कम करेगा। तो जो भी डर्ट होगी, डर्ट जो सॉल्यूशन बनाएगी, वो बताइए उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी सोप के साथ मिलने से, तो वो जो है जल्दी साफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस फॉर गिवन ग्राफ। तो वर्क पूछा है, तो वर्क क्या लिखते हो, इस ग्राफ का एरिया, और ये एलिप्स है, तो एरिया हो गया क्या, पाई ए बी, ठीक। तो एरिया देख लें, पाई ए बी। ए कितना, तो कहते थे ए है मेजर एक्सिस और बी है माइनर एक्सिस। तो बताओ अगर यहाँ पे हम देखें तो ये टोटल दूरी है कितनी, तो आपने कहा ये टोटल दूरी है सर P0 से 3P0 2P0, ठीक। तो बताओ ये जो दूरी होगी इसको हम कहते थे सेमी माइनर एक्सिस, और सेमी माइनर एक्सिस को हमने यहाँ पे अगर B से दिखा दिया तो B की वैल्यू है कितनी, P0, ठीक है। V0 से 5V0 ये दूरी पूरी है तुम्हारी 4V0, तो ये जो दूरी होगी इसे कहते थे सेमी मेजर एक्सिस, से हो जाएगी कितनी, 2V0, ठीक है। तो बताओ अब तुमसे कहा गया है एरिया, तो पाई ए बी, तो लिख दें भाई। तो ये हो गया क्या, P0 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कितनी, 2V0। तो बताओ एरिया आ गया 2 पाई P0 V0, ठीक। क्या बताएं, ये आ गया वर्क, और क्योंकि पीवी साइकिल पॉजिटिव है तो पीवी साइकिल क्लॉकवाइज है, तो ये वर्क वैसे भी पॉजिटिव होने वाला है, तो ऑप्शन दूसरा हो गया, ठीक है। 30, the equation of a wave on a string of linear density 0.04 kg per meter is given by y equal to 0.02 sin 2 pi y 2 pi times t by 0.04 minus x by 0.05, the tension in string is। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालो भाई ओमेगा y के, तो ये हो जाएगा क्या, 2 पाई y 0.04 अपॉन 2 पाई y 0.5, तो ये आ गया क्या, 0.5 by 0.04, ये आ गई वेलोसिटी। इसी को लिख दें रूट टी वाई म्यू के बराबर, म्यू खुद 0.04, ठीक है, स्क्वायर कर दें तो 0.5 का स्क्वायर बाई 0.04 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया टी वाई 0.04। तो बताओ ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो t की वैल्यू हो गई 0.5 का स्क्वायर 0.25 अपॉन ये बन गया, बताइए अपॉन ये बन गया, बताइए क्या, 0.04, ठीक। तो बताओ ये तुम्हारा बन जाएगा क्या, ये हुआ तुम्हारा 25/4 यानी 6.25, राइट। तो आंसर हो गया क्या, 6.25 न्यूटन, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड टाइम इन एसएचएम इज गिवन एज बिलो, व्हाट डू यू conclude from the graph about the frequency of kinetic energy, potential energy and SHM। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, टोटल टाइम पीरियड यहाँ पर टी तक दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम, मैक्सिमम से फिर मैक्सिमम हो गई तो एक साइकिल इसके काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम,
तो यहाँ पर 2 साइकिल काइनेटिक एनर्जी के कंप्लीट हो गए। तो काइनेटिक एनर्जी टी टाइम पीरियड में 2 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की? 2f। अगर मैंने f मानी है उसकी SHM की। और ऐसे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम है, तो मिनिमम से गए मिनिमम पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मिनिमम से गए मैक्सिमम, फिर यहाँ पे एक मिनिमम है, तो एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो, तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2f। और SHM की तो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल पीरियड्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड विद अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेल्स इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग। ठीक है, ये कह रहा है कोई दो ऐसे चेम है जो राइट एंगल पे कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्स में होगा तो एक वाई में। तो मैंने एक्स में मान लिया एक्स इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। तो दूसरा जो वाई में है वो कह रहा है कि पाई फेज डिफरेंस इनके बीच में कितना है? पाई। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, ओमेगा ही रहेगा। तो A2 साइन ओमेगा टी प्लस के पाई। तो यहाँ से बाई 2 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से A2 साइन 180 प्लस थीटा क्या होता था? माइनस के साइन थीटा। तो माइनस के A2 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो x अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी अपॉन A2 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब बाई की वैल्यू निकालोगे तो बाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस के A2 अपॉन A1 इंटू एक्स। ये इक्वेशन किसकी है? बाई इक्वल टू माइनस के mx की इक्वेशन। तो ये कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में ये डायग्राम दिया है, इससे अपन को कोई एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जो ये वाला एंगल है वो दिया है फाई नॉट और ये टोटल एंगल है वो दिया है ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे कोई एक इक्वेशन लिखनी है, तो अगर मैं इस एंगल को मान ले रहा हूँ कोई थीटा। ठीक है, और जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, इतने वाले एंगल के बराबर। तो टोटल एंगल अगर मेरा ओमेगा टी है और ये फाई नॉट है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस के फाई नॉट। तो ये एंगल आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के फाई नॉट। और ये किसके बराबर? थीटा के। तो यहाँ से पहले थीटा की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? वाई। तो वाई अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ ए। ठीक है, इसमें ए, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन ए। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा ए साइन थीटा। और थीटा इक्वल टू किसके है? थीटा इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के फाई। तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के फाई। ये आंसर आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के फाई। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज pivoted about one end and oscillates in a vertical plane as shown. ठीक है, the period of oscillation if the amplitude of the motion is small will be। ये कह रहा है ये कोई रॉड लटकी हुई है, यहाँ से pivoted है। तो अब इसका अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इसको थीटा एंगल से, तो बताओ कि इसका ऑसिलेशन होगा जो टाइम पीरियड वो कितना होगा। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो L/2 पे होगा। अगर ये L है तो ये L/2 पे होगा। अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करूँगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? mg होगा। थीटा से डिस्प्लेस किया है तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर वाला जो टॉर्क होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, पहले तो इसका mg
साइन थीटा हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, माइनस के एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, ये तो रिस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर टाई इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो ये माइनस के एम जी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा के इक्वल, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, लेस देन 5 डिग्री। तो बताओ माइनस के एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू इक्वल टू आई इक्वल टू कितना हो जाए, इस रॉड का इस पॉइंट के अबाउट आई कितना हो जाए, एम एल स्क्वायर बाई 3। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा कितना हो जाए, माइनस के ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो एम से एम कैंसिल और माइनस से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक एल से एक एल ये कैंसिल हो जाएगा, और थीटा ये थीटा साइन थीटा इक्वल टू टेन टू थीटा के बराबर, तो ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा जी बाई टू इक्वल टू एल ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से निकाल सकते हो ओमेगा इक्वल टू रूट में 3g/2l। यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट में इसका जस्ट उल्टा होता है, तो 2l/3g, 2 पाई रूट में 2l/3g। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है टू पेंडुलम्स हैव टाइम पीरियड t and 5t/4, they start SHM at the same time from the mean position. What will be the phase difference between them after bigger pendulum has completed one oscillation? ठीक है, और सेम टाइम पे ये मीन पोजीशन से छोड़े गए। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक पेंडुलम इधर होगा, दोनों पेंडुलम ये है, एक का टाइम पीरियड ज़्यादा है, एक का टाइम पीरियड कम है। अब यहाँ से मैंने मान लिया इसका टाइम पीरियड 5t/4 दिया हुआ है और इसका टाइम पीरियड दिया है t/4। ठीक है, ये यहाँ से ड्रॉप किए गए, मतलब यहाँ से छोड़ दिए गए। अब जब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब ये वाला ज़्यादा टाइम पीरियड वाला पार्टिकल है वो पेंडुलम वो यहाँ से जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, तो बताओ इसमें फेज डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो जब इसको पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना एंगल चलना पड़ेगा, 2 पाई। तो पहले वाले को मतलब θ1 को कितना चलना पड़ेगा, 2 पाई। ठीक है, इसको मैंने 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। लेकिन कितने टाइम के लिए चला है ये, 5, टोटल टाइम कितने के लिए चल रहा है, 5t/4 के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दो पेंडुलम है, इनको दोनों को छोड़ दिया गया है, और यहाँ से जब छोड़ा है तो इसके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के बाद पूछा फेज डिफरेंस कितना होगा। तो जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा मतलब 5t/4 के लिए दोनों पेंडुलम को चलना पड़ा है। जब ये 5t/4 चलेगा तो कितना एंगल चलेगा, 2 पाई। लेकिन अब इसके लिए निकाल लेना कितना एंगल चलेगा ये, तो ये एंगल θ2 चलेगा ω1 ω2 इंटू टी। तो ω2 कितना है इसका, 2 पाई/t। इसके लिए टाइम पीरियड t है, इसके लिए टाइम पीरियड दिया है t। ठीक है, तो ये ω2 इंटू टी हो गया, तो 2 पाई/t हो गया, इंटू टाइम कितने टाइम के लिए चल रही है, 5t/4 के लिए। तो t से t कैंसिल हो गया, तो 10, 2 से 2, तो 5/2 पाई चलेगा। मतलब 5t/4 के लिए, इस 5t/4 टाइम के लिए चला है पेंडुलम सेकंड वाला, तो इसका ω2 इंटू टी हो गया, तो ये आ गया 5π/2। तो टोटल थीटा में एंगल कितना आ जाएगा, θ2 माइनस के θ1 इक्वल टू हो जाएगा 5/2 पाई माइनस के 2 पाई इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, π/2 का, π/2 यानी 90 डिग्री। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा था मेटालिक बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज द रिलेटिव डेंसिटी रो
The time period of this pendulum is t if the metallic valve is immersed in water then the new time period is given. जब इनिशियली बिना उसके मेटेलिक वर्ब है उसका वेट होगा mg, जब वाटर में इमर्शन नहीं की है, जब वाटर में डाल देंगे उसको तो जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा mg इफेक्टिव कितना हो जाएगा, mg इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस के एफ ऑफ बी, बायोसी ऊपर की तरफ लग जाएगी। अब एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एम जी माइनस के रो लिक्विड वी समर पूरा भी आ जाएगा इसमें इनटू जी। तो यहाँ से एम जी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो वी वाई एम, ठीक है। अब एम से एम कट जाएगा तो जी इफेक्टिव यहाँ से आ जाएगा जी इंटू एम इक्वल टू कितना हो जाएगा रो इंटू वी, वी से वी कट जाएगा तो 1 माइनस के वी इंटू रो वी, वी से वी कैंसिल, तो जी इफेक्टिव यहाँ से आ जाएगा जी रो माइनस 1 अपॉन रो, ठीक है। अगर जी इफेक्टिव आ गया तो टाइम पीरियड क्या होता था टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल अपॉन जी इफेक्टिव, तो 2 पाई रूट में एल अपॉन जी इफेक्टिव कितना हो जाए रो माइनस 1 अपॉन रो, ठीक है। तो 2 पाई रूट में एल अपॉन जी टाइम पीरियड ही होता तो टी रूट में रो अपॉन रो माइनस 1 हो जाएगा, टी रूट में रो अपॉन रो माइनस 1, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है द एवरेज एक्सीलरेशन इन वन टाइम पीरियड इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होता था ए मैक्सिमम होता था, यहाँ पे भी ए मैक्सिमम होता था, लेकिन यहाँ पे जो होता था वो नेगेटिव होता था और यहाँ पे कितना होता था पॉजिटिव होता था। तो बताओ जो ये पार्टिकल ऐसे जाके एक टोटल टाइम पीरियड करेगा उसको एवरेज निकालना है, तो एवरेज एक तो नेगेटिव हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे होगा तो इधर की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा होगा, तो अगर एवरेज निकालूंगा मैं तो माइनस के ए मैक्सिमम प्लस के ए मैक्सिमम अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि एक पूरे कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, और अगर पूरे कंप्लीट साइकिल में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी और एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दोगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो पूरे टाइम पीरियड में एक्स एवरेज कितना हो जाएगा 0, तो ए भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा था वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एज शोन इन फिगर द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, तो बताइए जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती थी वो कितनी होती थी पी मैक्सिमम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पी ई मैक्सिमम माइनस के पी ई मिनिमम। जैसे ये वाला ग्राफ था देखा होगा एनर्जी का, ये x इक्वल टू माइनस के ए है और ये x इक्वल टू ए है, और यहाँ पे देखो ये रहता था काइनेटिक एनर्जी और ये रहती थी पोटेंशियल एनर्जी। जितनी अगर यहाँ जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा उतना ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ऐसे यहाँ से देख सकते हो। अब जितना मैक्सिमम चेंज कब आएगा देखो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0.04 माइनस की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी है 0.01, क्योंकि देखो ये 0.01 से तो स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मैक्सिमम कितने तक जा रहा है 0.04 तक, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना इसकी
0.04 माइनस का 0.01, तो 0.03 जो एनर्जी होगी वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। तो के ई मैक्स कितना आ जाएगा 0.03, ये कितना होता है हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू 0.03। तो के इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻², डिवाइड में ए स्क्वायर कितना दे दिया 20 mm, तो ए की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पर 20 mm दिया है, तो 2 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ पे ए स्क्वायर लगाओगे तो 4 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, ये 1.5 टाइम्स कटेगा तो ये आ जाएगा 150, ठीक है 150 न्यूटन पर मीटर, 150 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा था फेज ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टेल्स, जो फेज होता है वो दोनों के बारे में बताता है, डायरेक्शन भी बताता है और पोजीशन ऑफ द पार्टिकल भी बताता है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एक y1 दे दिया 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस के पाई बाई 3, ठीक है, एंड y2 इतना दे दिया द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो वेलोसिटी पहले तो वेलोसिटी निकाल लेंगे 1 की, तो 1 की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी dy बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100 पाई साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो 100 पाई टी प्लस के पाई बाई 3, और बाई 2 कितना दे दिया 0.1 कॉस ऑफ पाई टी, इसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.1 इंटू पाई आ जाएगा इंटू पाई साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो माइनस के कॉस और कॉस थीटा को होता है माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन पाई टी, ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी कॉस के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ 0.1 पाई, तो इसको कॉस के फॉर्म में लिखूंगा तो कॉस पाई टी प्लस के पाई बाई 2, कॉस 90 प्लस थीटा होता था माइनस के साइन थीटा, तो यही आ जाएगा, तो इस वाले को इस माइनस के साइन पाई टी को कॉस पाई टी प्लस के पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। तो बताइए ये भी कॉस का फंक्शन है और ये भी कॉस का फंक्शन है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर दो, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो डेल्टा फाई इक्वल टू आ जाएगा, उन्होंने पूछा है फेज डिफरेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा 2 के रेस्पेक्ट में, तो 2 का फेज इनिशियल फेज होगा वो माइनस कर देंगे 1 के से, तो पाई बाई 3 माइनस के पाई बाई 2, तो डेल्टा फाई आ जाएगा माइनस के पाई बाई 6, ठीक है, तो माइनस के पाई बाई 6, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि ये कोई स्प्रिंग कोई ब्लॉक है वो स्प्रिंग से कनेक्ट है, ये 2x इधर की तरफ करके तब छोड़ दिया जा रहा है, तो बताइए ये इस तरीके से है, ये मेन पोजीशन है, ये जो दिया है ये 2x दे दिया है और ये भी 2x है, यहाँ पे ये ब्लॉक रखा है, ये कह रहा है ब्लॉक को मैं 2x पे लगा के इसने छोड़ दिया, और जब 2x पे लगा के छोड़ा है तो पूछ रहा है टाइम टेकन टू स्टैक द बॉल। अब ये बताओ यहाँ से जब ये छोड़ेगा तो 2x ये यहाँ पे बॉल, ठीक है, तो ये इधर जाएगा ही नहीं, ये x, ठीक है।
अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2x, तो ये 2x इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से इधर 2x जाना चाहेगा, लेकिन कह रहा है कि ये x ही जा रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना एंगल चलेगा, ये π/2, ठीक है। अब फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा तो x चलने में कितना एंगल चलेगा, तो x चलने के लिए 2x sin ωt या थीटा, ठीक है। तो मुझे एंगल निकालना है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ sin थीटा। कितना चलेगा x चलने के लिए, कितना एंगल चलेगा, तो ये इससे कट गया, थीटा इक्वल टू हो गया π/6, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए π/2 यहाँ पर चला और π/6 यहाँ पर चला है, π/2 यहाँ चला है और π/6 यहाँ चला है, तो टोटल एंगल कितना चला, टोटल एंगल हो जाएगा π/2 प्लस के π/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो 4π/6, तो 2π/3। टोटल एंगल कितना चला, 2π/3, तो 2π/3 एंगल चलने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल देंगे। तो टाइम निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू होता है ωt, तो 2π/3 इक्वल टू हो जाएगा ωt, तो 2π/t इंटू टाइम, तो 2π से 2π कट गया, तो t इक्वल टू आ जाएगा t/3, और t इक्वल टू इन्होंने उसके फॉर्म लेके आया, तो 1/3 रूट में m/k, यहाँ पर आ जाएगा 2π, क्योंकि 1/2 t की वैल्यू होता है 2π रूट में m/k इंटू 1/3, तो 2π/3 m/k, ये फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसोइडल वेव इतने गुड बी, फ्रीक्वेंसी का ये इससे कंपेयर कर दो, y इक्वल टू a cos ωt प्लस के फाई, तो ओमेगा इक्वल टू कितना दे दिया 2000, तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2πf, कितना दिया हुआ 2000, तो यहाँ से f इक्वल टू कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 1000 डिवाइड बाई 5, 1000 डिवाइड बाई 5, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो, ये फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है और इस पे डिपेंड नहीं करती कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है इफ टू लिक्विड्स ऑफ सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स्ड देन डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज गिवन बाय, तो जो टोटल मास हो जाएगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2, लेकिन जो इन्होंने बोला है सेम वॉल्यूम में, तो m इक्वल टू कितना होता है ρ इंटू वी, तो इसका रो मिक्सचर इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 2v इक्वल टू, ये इसका हो जाएगा, ये लिखेंगे तो रो इंटू वी, तो ρ1v प्लस के ρ2v, तो यहाँ से रो मिक्सचर आ जाएगा ρ1 प्लस के ρ2 इंटू v/2, तो रो ऑफ मिक्सचर आ जाएगा यहाँ से ρ1 प्लस के ρ2/2, ρ1 प्लस के ρ2/2, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ पूरे 45 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप सेंटर पे आके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।